हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा देखो सॉल्यूशन के सेकंड पार्ट में हम कंसंट्रेशन को कंटिन्यूअस रखते हैं। कल हमने बताया था कि भाई हम जब सोल्यूट की अमाउंट बढ़ाते रहते हैं ना, तो सोल्यूट बढ़ाने से क्या होता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। उस कंसंट्रेशन को निकालने के हमने मेथड बताए थे, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, ये सारी चीजें बताई थी। ठीक है, आज एक तो करवाते हैं आपको, इसी में कंटिन्यू रखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मोल फ्रैक्शन। देखो क्या होता है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखा था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं हमने, तो किसी भी कंपोनेंट के मोल्स निकालने हो ना, तो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन ए मोलिकुलर मास करके। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हो तो यहां पर क्या करोगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ए मोलिकुलर मास ऑफ ए सॉल्यूट करोगे। मान लो हमने इसको नोट कर दिया N1 से, बुक में किसी बुक में इसको N2 से नोट करते हैं, तो बता देना कि हमने N1 से किसको नोट कर दिया भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहें तो मैंने अभी भी बताया कि जिसके भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो उसका गिवन मास अपॉन ए मोलिकुलर मास ऑफ ए सॉल्वेंट। याद लगा क्या समझ में? ठीक है। इसी तरीके से किसी भी कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ए मोल्स। आगे समझ में? अगर मान लो तुम्हारे पास कोई पूछे कि जी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट निकालो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम किससे नोट कर देंगे भाई, x1 से। अब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सेम उसी तरीके से अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं तो उसको किससे नोट करते हैं हमें, x2 से। वो किसके इक्वल आ जाएगा, तो जिसका ही मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब कई बार क्या होता है कि हम लिक्विड के अंदर एक से ज्यादा सॉल्यूट भी जब डिसॉल्व कर देते हैं। अब मान लो ए और बी कंपोनेंट सी लिक्विड में डिसॉल्व है, और अगर तुम्हारे पास बी का मोल फ्रैक्शन पूछे तो मैंने क्या बताया, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सी। इन सभी को तीनों क्या कर देंगे, हमें ऐड कर देंगे। यहां तक समझ आ गया? अब देखो जब हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमेशा किसके इक्वल होता है भाई, 1 के इक्वल होता है। यहां पर वैल्यू पुट करके देखोगे तो भी तुम्हारे पास पता है कि N1 प्लस N2 क्या आएगा, एलसीएम आएगा। यहां से N1 आएगा प्लस में यहां से N2 आएगा, ऊपर भी N1 प्लस N2 आएगा, नीचे भी N1 प्लस N2 है, कट के कितना आ जाएगा, 1। आगे बात समझे? तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। एक चीज थी हमारी पहले ये। दूसरा है पार्ट्स पर मिलियन। देखो क्या होता है कि अगर हम बहुत सारे लिक्विड में थोड़ी सी अमाउंट सॉल्यूट की ऐड कर दें, भाई मान लो आपके पास 1000 लीटर पानी है, अब उस 1000 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी ऐड कर देते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तुम तो कहोगे कि बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ी बहुत अगर कंसंट्रेशन आ रही है बिल्कुल नेग्लिजिबल, तो उस कंसंट्रेशन को किसके में निकालते हैं, हमें पीपीएम की फॉर्म में निकालते हैं, जिसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। इसको जैसे परसेंटेज बाय मास नहीं निकालते थे, ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे मास ऑफ ए सॉल्यूशन इनटू 100। सेम डिटो इसको भी कैसे निकालेंगे, मास ऑफ ए सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ ए सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। ठीक है। और जैसे कि तुम्हें एक मीनिंग बताया था कि भाई हमारे पास मान लो 15% बाय मास एक्वस सॉल्यूशन था NaCl का, तो इसका मीनिंग क्या बताया था मैंने कि भाई अगर 15 ग्राम NaCl लेते हो तो 100 ग्राम क्या है तुम्हारे पास है, सॉल्यूशन है। सेम डिटो इसमें भी तुम्हारे पास क्या आएगा कि अगर मान लो हमारे पास 15 ppm
कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है बाय मास ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl ही मान लो, तो इसका क्या मीनिंग निकल जाएगा कि जी 15 ग्राम तो क्या है हमारे पास NaCl है, तो 10 की पावर 6 ग्राम क्या हो जाएगा हमारे पास भाई सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे बात समझ इतना। तो यहां पर क्या होता है कि इनके मीनिंग आपको याद होने चाहिए। आगे देखो, अब एक आती है आपकी मोलारिटी इक्वेशन। तो मोलारिटी इक्वेशन क्या होती है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इस इक्वेशन को कहां पर यूज करते हैं, मान लो किसी सॉल्यूशन की मोलारिटी 1 मोलर है। अगर किसी सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी है भाई 1 मोलर है, और उसका जो वॉल्यूम है वो है आपका मान लो 1 लीटर ही। आपको कोई कह दे कि भाई इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर से 2 मोलर करनी है हमें, तो बताओ वॉल्यूम कितना रखें। तो आप क्या करोगे, पहले M1 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 1, वॉल्यूम कितना है 1। M2 कितना करवाना चाहता है वो 2, तो यहां पर किसकी वैल्यू पूछ रहा है V2 की, तो सीधी सी बात है यहां पर V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 लीटर। आगे बात समझ में। तो ये थी मोलारिटी इक्वेशन। कई बार क्या कर देते हैं कि जी हमारे पास 2 सॉल्यूशन है जिसके अंदर एक सॉल्यूशन की मोलारिटी 1 है और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर है, दूसरा सॉल्यूशन ऐसा है जिसकी मोलारिटी 2 है, 2 मोलारिटी है और वॉल्यूम कितना है 1 ही लीटर है। जब इन दोनों सॉल्यूशन को मैं ऐड कर दूं तो ऐड करने के बाद जो तीसरा सॉल्यूशन आएगा उसकी मोलारिटी बताओ, ऐसे भी तो पूछ लेते हैं। तो तुम क्या दोगे जी 1 लीटर में 1 लीटर ऐड करेंगे तो 2 लीटर तो हो जाएगा, लेकिन ये मत कर देना कि ये मोलारिटी भी ऐड कर दे। यहां पर मोलारिटी निकालने के लिए क्या करते हो तुमने कि जी जो M1V1 था वो ऐड कर दिया किसमें M2V2 में, दोनों मिक्स कर दिया ना। मिक्स करने के बाद जो तीसरा सॉल्यूशन आ रहा था उसकी हमें मोलारिटी कितनी निकालनी है M3, और उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा V1 प्लस V2। आगे बात समझे ना। यहां से M3 कैसे निकल जाएगा, ये V1 प्लस V2 क्या हो जाएगा यहां पर डिवाइड में आ जाएगा। सेम इसी तरीके से एक नॉर्मलिटी इक्वेशन होती है, वो क्या होती है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ठीक है, सेम उसी तरीके से कि भी मान लो किसी की नॉर्मलिटी इतनी है वॉल्यूम इतना है, वॉल्यूम अगर चेंज कर देते हैं तो नॉर्मलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मतलब ये है कि इन 4 में से आपको 3 चीजें गिवन होंगी, एक चीज निकाल सकते हैं हम, हो जाएगा इतना। तो ये था हमारे पास इनके ऊपर क्वेश्चंस मोलारिटी इनके ऊपर। अब बात आती है सोल्युबिलिटी के ऊपर। तो हमें क्या करना है 12th लेवल पे 2 टाइप की सोल्युबिलिटी देखनी है। नंबर 1 है सॉलिड इन लिक्विड और एक है गैस इन लिक्विड। तो सोल्युबिलिटी का तो मतलब तुम समझते हो, जब वो एक दूसरे में क्या हो जाए सोल्यूबल हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। अब लिक्विड इन लिक्विड क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि पता है भाई लिक्विड या तो डिसॉल्व होंगे, और डिसॉल्व होंगे तो किसी भी अमाउंट में डिसॉल्व करते रहो। अब तुम दूध और पानी को मिलाते हो तो उनको चाहे कितना ही मिलाते रहो, अगर आप 1 गिलास पानी में 1 पैकेट दूध मिलाते हो या फिर 1 गिलास दूध में 1 पैकेट पानी मिलाते हो, आपको कोई मनाही नहीं है, वो क्या हो जाएंगे एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर मान लो 1 गिलास में आप शुगर डिसॉल्व करना स्टार्ट करते हो तो कुछ देर के बाद वो चीनी जो है ना वो डिसॉल्व होना बंद कर देती है, लेकिन रेत तो डिसॉल्व होती ही नहीं है। तो हम एक तो ये देखेंगे कि कौन सी चीज डिसॉल्व होगी और कितनी अमाउंट तक डिसॉल्व होगी और किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहली चीज क्या देखोगे कि जो कंपोनेंट डिसॉल्व हो जाता है उसको क्या बोलते हैं सोल्यूबल। ठीक है, द सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इनटू स्मॉलर पार्टिकल ऑन एडिंग इन ए लिक्विड। जब हम किसी सब्सटेंस को लिक्विड में ऐड करें और वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएं, क्योंकि डिसॉल्व होने के बाद वो दिखाई देना बंद कर देता है ना हमें, तो उसको क्या बोलते हैं हमें सोल्यूबल। और अगर मान डिसॉल्व ना हो और नीचे बैठ जाए तो उसको क्या बोलते हैं हमें इनसोल्यूबल। आगे बात सुनिए। आगे बात आती है इसमें कि अगर मान लो हमें किसी भी लिक्विड में
अब मान लो हमने 1 लीटर पानी उठा लिया, अब इस 1 लीटर में हमने शुगर ऐड करना स्टार्ट किया। पहले 1 चम्मच मिलाया, वो डिजोल्व हो गया, 2 चम्मच मिलाया, वो डिजोल्व हो गया। तो अभी हमें नहीं पता ना किसके अंदर कितनी शुगर और डिजोल्व होगी, है ना। तो इस टाइम पर इस सॉल्यूशन का नाम होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं भाई इसको? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। द मिक्सर इन विच मोर एंड मोर सोल्यूट आर डिजोल्व्ड। एक ऐसा मिक्सर जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट डिजोल्व होता चला जाए, उसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। लेकिन जैसे ही हमने 6 चम्मच इसके अंदर ऐड की तो डिजोल्व होना बंद हो गई। अब हमारे दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा ना, अगर भाई हाँ इसके अंदर सिर्फ इतनी ही चीनी डिजोल्व होनी थी, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका क्या मीनिंग होता है? एक ऐसा मिक्सर या एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर नो मोर सोल्यूट आर डिजोल्व्ड, जिसके अंदर और ज्यादा सोल्यूट डिजोल्व्ड ना कर सके, उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। लेकिन किसी ने क्या कर दिया, इसको थोड़ी सी हीट दे दी, इसको गर्म कर दिया, गर्म करते इसके अंदर और ज्यादा चीनी डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर टेम्परेचर चेंज करने पर जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो जब इसकी डेफिनेशन देनी हो सॉल्युबिलिटी की, तो इसके अंदर आपको टेम्परेचर का भी मेंशन करना पड़ेगा। तो कैसे बनाओगे डेफिनेशन इसकी? कि जी 1 लीटर पानी में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व हुआ है टू मेक इट सैचुरेटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझाया? ठीक है, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाती है। याद कर लोगे? अब अगर मान लो तुम इसको हीट बढ़ा बढ़ा के इसके अंदर और ज्यादा से ज्यादा चीनी डिजोल्व करते जा रहे हो, तो जो स्टेज आ रही है ना उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं इसको? सुपर सैचुरेटेड कंडीशन। ठीक है, जो कि क्या होती है? अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल क्यों बोला मैं? क्योंकि जैसे ही तुमने इसको हीट देना बंद किया और ये थोड़ा सा सॉल्यूशन ठंडा होता जाएगा ना, वैसे वैसे जो ज्यादा सॉल्यूट डिजोल्व हुए थे वो नीचे बैठना स्टार्ट कर देते हैं। इस मेथड का नाम होता है क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हो इसको? क्रिस्टलाइजेशन। यहां तक समझ में आ रहा है ना? अब बात आती है कि भाई चीनी डिजोल्व होगी, लेकिन अगर हम रेत को डिजोल्व करना स्टार्ट करते हैं तो चाहे हम मिक्सर को गर्म करते रहे और गर्म डिजोल्व होगी नहीं। तो किस किस फैक्टर के ऊपर ये सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है? तो सबसे पहला फैक्टर होता है नेचर। तो नेचर में क्या बताओगे कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो सिर्फ एक रूल के ऊपर काम करती है, जिसका नाम है लाइक डिजोल्व्ड लाइक। इसका मीनिंग तो समझते होगे कि एक जैसा ही एक जैसे को क्या करता है? डिजोल्व करता है। मान लो आप जैसे कि आप देखते हो जो पानी होता है वो क्या होता है? आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। कहने का मतलब ये पोलर नेचर का है। तो जो भी कंपाउंड पोलर नेचर का होगा वो पानी में डिसॉल्व होता है। अब देख लो NaCl बता रहा हूं बार बार है, जो NaCl होता है वो क्या होता है? आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, मतलब पोलर नेचर को शो करता है। तो जो पोलर नेचर का होता है वो पानी में डिसॉल्व होगा। लेकिन जो नॉन पोलर नेचर का होगा ना, चाहे वो सैंड हो या फिर आपका CCl मतलब H2 हो, OL हो, तो जो ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं वो किस में डिसॉल्व होंगे? नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। आपने देखा होगा पेट्रोल डीजल को अगर हम पानी में मिलाना चाहे ना तो डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन अगर एक दूसरे में मिलाना चाहें तो डिसॉल्व हो जाते हैं। तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, पोलर में डिसॉल्व हो गया। यहां तक समझ में आया? दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर में क्या लगता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो एक बार तो दिमाग में आता है कि इंक्रीज होगी, है ना? लेकिन इंक्रीज कब होती है? जब इंडोथर्मिक प्रोसेस हो। कौन सा प्रोसेस हो भाई? इंडोथर्मिक। तो इंडोथर्मिक में क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे कि शुगर ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व हुई। लेकिन अगर मान लो एक्सोथर्मिक हो, तो आपने लीचेट्रल प्रिंसिपल पढ़ा होगा कि एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। जैसे कि हम कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करते हैं?
पानी के अंदर ऐड करते हैं, तो जब चुन्नी को पानी में ऐड करते हो, तुमने देखा भी होगा उसमें क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, बुलबुले उठते हैं ना, है ना। तो हम उसको हमेशा क्या करते हैं, ठंडे पानी में डिसॉल्व करते हैं। तो अगर मान लो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। कुछ एक ऐसे प्रोसेस भी हैं जिसके अंदर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो क्या कब कौन से प्रोसेस होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले। कुछ एक साल्ट क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं ना, जैसे Na2CO3 10H2O। अगर मान लो इसको हीट करोगे तो हीट करने पर क्या हो जाएगा, ये 10 वाटर के मॉलिक्यूल एवोपरेट हो जाएंगे। अब उसके बाद इसको कितना भी हीट करते रहो, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, आज आ गया समझ में। अब बात आती है आपकी किसकी, कि जिस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की। ये करवाएंगे बेटा आपको नेक्स्ट वीडियो में।